जब हम भारत के महान साम्राज्यों के बारे में सोचते हैं तो कौन से नाम दिमाग में आते हैं? मौर्य, गुप्त, मुगल, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जानेंगे जिसकी असली ताकत जमीन नहीं बल्कि समंदर था। हाँ, बिल्कुल। मौर्य, गुप्त, मुगल, ये नाम तो हम सबने सुने हैं, स्कूल में इनके बारे में पढ़ा है। इनकी कहानियां तो जैसे हमारे इतिहास की पहचान बन चुकी हैं। ये वो साम्राज्य थे जिन्होंने जमीन पर अपनी हुकूमत चलाई। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक ऐसा भी साम्राज्य हो सकता है जिसकी असली पावर, उसकी असली ताकत जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में थी? एक ऐसी शक्ति जिसने लहरों को ही अपना रास्ता बना लिया। जी हाँ, पूरे 450 सालों तक एक ही राजवंश ने हिंद महासागर पर राज किया। और ये कहानी है शाही चोलों की। तो चलिए इसी शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। तो अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी शक्ति की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, हर महान साम्राज्य की शुरुआत छोटी ही होती है। चोलों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से राज्य से, और वो भी एक ऐसे समय में जब दक्षिण भारत की राजनीति में कह सकते हैं एक तरह का तूफान मचा हुआ था। शुरुआत में चोल कोई स्वतंत्र राजा नहीं थे। वो पल्लवों के फ्यूरेटरी थे, मतलब उनके सामंत। आसान भाषा में कहें तो वे पल्लवों के अधीन काम करते थे, उनके वफादार थे। और सोचिए, सामंत के स्तर से उठकर एक साम्राज्य खड़ा कर देना, ये सफर कितना जबरदस्त रहा हो। तो चलिए जरा इस टाइमलाइन को और करीब से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 9वीं सदी के आसपास। दक्षिण भारत में दो बड़ी ताकतें थीं, पल्लव और पांड्य। लेकिन अब वे दोनों ही कमजोर हो रहे थे, और जब बड़ी शक्तियां कमजोर होती हैं तो नई शक्तियों के लिए जगह बनती है। इसी का फायदा उठाया विजयालय चोल ने। करीब 850 ईस्वी में उन्होंने पांड्यों से तंजावुर शहर छीन लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन असली गेम चेंजर थे उनके बेटे आदित्य प्रथम। उन्होंने 9वीं सदी के खत्म होते होते आखिरी पल्लव राजा को भी हरा दिया, और बस यहीं से चोल साम्राज्य की असली नींव रखी गई। तो अब नींव तो मजबूत हो चुकी थी। इसके बाद शुरू हुआ साम्राज्य के विस्तार का दौर, और इस दौर के दो सबसे बड़े हीरो थे, दो महान चोल राजा, बाप बेटे की जोड़ी, जिन्होंने न सिर्फ जमीन जीती बल्कि समंदर पर भी अपना झंडा गाड़ दिया। ये थे राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। राजराजा प्रथम ने, आप देखिए, पूरे दक्षिण भारत को एक किया, फिर श्रीलंका और मालदीव तक पहुंच गए। और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। वे अपनी सेना लेकर उत्तर में गंगा नदी तक जा पहुंचे, और इसी जीत के बाद उन्हें उपाधि मिली गंगई कोंड चोल, मतलब गंगा का विजेता। तो इन दोनों की वजह से चोल साम्राज्य का असर जरा नक्शे पर सोचकर देखिए। पश्चिम में लक्षद्वीप से लेकर पूरब में आज के मलेशिया तक फैला हुआ था। ये सिर्फ जमीनी साम्राज्य नहीं था, ये एक मैरीटाइम एम्पायर था, एक विशाल समुद्री साम्राज्य। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। राजेंद्र प्रथम यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही ज्यादा रिस्की था। उन्होंने अपनी नौसेना को दक्षिण पूर्व एशिया भेजा, एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य श्रीविजय साम्राज्य पर हमला करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि इतनी दूर समंदर पार इतना बड़ा, इतना महंगा युद्ध छेड़ने की आखिर जरूरत क्या थी? देखिए, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे बहुत गहरी रणनीति थी। एक तो उन्हें कंबोडिया में अपने दोस्त अंकोर साम्राज्य की मदद करनी थी। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, श्रीविजय साम्राज्य उस समुद्री रास्ते पर तमिल व्यापारियों को परेशान कर रहा था, और वो रास्ता व्यापार के लिए सोने की खान जैसा था। तो अपने आर्थिक हितों को बचाना भी जरूरी था। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण, उस पूरे समुद्री रेशम मार्ग पर अपना कंट्रोल जमाना। जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले इतनी बड़ी नेवी को समंदर के पार एक जंग के लिए भेजना, ये चोलों की ताकत और उनकी सोच का एक जबरदस्त सबूत है। उनकी फौजी ताकत का अंदाजा आप इस पुराने लेख से लगा सकते हैं। तिरुअंगडू प्लेट्स में राजराजा प्रथम के श्रीलंका अभियान के बारे में क्या लिखा है, सुनिए। एक शक्तिशाली सेना ने जहाजों से समुद्र पार किया और लंका के राजा को जला दिया। सीधे और सपाट शब्दों में उनकी ताकत का ऐलान। लेकिन चोल साम्राज्य सिर्फ लड़ाई और जीत के बारे में नहीं था, बल्कि इसे एक सभ्यता का गोल्डन एज, एक स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान कल्चर, आर्ट और इंजीनियरिंग, हर चीज अपने चरम पर थी। और अगर इसका एक सबसे बड़ा सबूत देखना हो तो वो है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का जो मेन टॉवर है, जिसे विमान कहते हैं, उसकी ऊंचाई है करीब करीब 194 फीट,
सोचिए, आज की 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। लेकिन असली कमाल तो अब सुनिए, इस टावर के ठीक ऊपर शिखर पर एक पत्थर रखा है। और ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं, ये ग्रेनाइट का एक सिंगल पीस है जिसका वजन है 80 टन। जी हां, 80 टन। अब यहां दिमाग चकरा जाता है। सवाल ये है कि 1000 साल पहले जब कोई क्रेन, कोई मॉडर्न मशीन नहीं थी, तो आखिर 80,000 किलो का वो पत्थर उतनी ऊंचाई पर चढ़ाया कैसे गया? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज के इंजीनियर्स भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। और ये तो सिर्फ एक मिसाल है। चोलों की महानता हर जगह दिखती थी। उन्होंने खेतीबाड़ी के लिए नहरों और तालाबों का एक पूरा नेटवर्क बना दिया। उनकी बनाई कांसे की मूर्तियां, खासकर वो डांस करते हुए शिव यानी नटराज की मूर्ति, वे तो आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। और तो और साहित्य में भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। तो हमने उनकी फौजी ताकत देख ली, उनकी कला देख ली, लेकिन एक और चीज थी जिसमें चोल बेमिसाल थे, और वो था उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन चलाने का तरीका। उनका सिस्टम बड़ा अनोखा था। इसमें केंद्र के पास पूरी ताकत भी थी और साथ ही लोकल लेवल पर गांवों को काफी आजादी भी दी गई थी। एक कमाल का बैलेंस था। इसको ऐसे समझिए, उनके यहाँ गांव में 2 तरह की सभाएं होती थीं, उर और सभा। उर जो थी वो आम गांव की जनरल असेंबली थी। इसमें हर जाति के लोग हिस्सा ले सकते थे, लोकल मसले सुलझाते थे। दूसरी तरफ थी सभा। ये थोड़ी एक्सक्लूसिव थी। ये सिर्फ उन गांवों में होती थी जो ब्राह्मणों को दान में मिले थे, जिन्हें अग्रहार कहते थे, और इसका सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें थीं। इन सभाओं को अपने कामकाज में काफी ऑटोनॉमी यानी आज़ादी थी। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड सोच थी। और कमाल की बात यह है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का ये जो मॉडल है ना, इससे आज के हमारे पंचायती राज सिस्टम का पूर्वज माना जाता है। यानी जो व्यवस्था आज हमारे गांवों में है, उसकी झलक 1000 साल पहले चोल साम्राज्य में दिखती थी। सोचिए कितनी दूर की सोच थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी शक्ति का सूरज कभी न कभी तो ढलता है। चोल साम्राज्य का भी अंत हुआ। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए पहले यह समझते हैं कि इस महान साम्राज्य का पतन हुआ कैसे, और फिर देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। किसी भी साम्राज्य का पतन एक दिन में नहीं होता। इसके पीछे कई वजहें होती हैं। 13वीं सदी की शुरुआत में श्रीलंका उनके हाथ से निकल गया। फिर 1216 के बाद जो राजा आए, वे उतने ताकतवर नहीं थे, जिससे सेंटर की पकड़ कमजोर हो गई। इसी का फायदा उठाया उनके पुराने दुश्मन पांड्यों ने, जो फिर से ताकतवर हो रहे थे। और आखिरकार वो दिन आया 1279 में। पांड्यों ने आखिरी चोल राजा राजेंद्र तृतीय को हरा दिया, और इसके साथ ही भारत में चोल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो साल था 1279 और भारत में चोल साम्राज्य खत्म हो चुका था। लगता है कहानी का दी एंड हो गया, है ना? लेकिन यहां एक आखिरी ट्विस्ट है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत में भले ही ये साम्राज्य खत्म हो गया हो, लेकिन चोल राजवंश की एक ब्रांच, एक शाखा फिलीपींस में 16वीं सदी तक राज करती रही। है ना कमाल की बात? चोलों की ये कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हमें किताबों के पहले पन्ने पर पढ़ाया जाता है। न जाने कितनी ही ऐसी महान कहानियां हैं जो कहीं दबी हुई हैं और बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले।